हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी टाइप ऑफ आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं उनको हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो दो कैटेगरी में डिवाइडेड आइटम्स मेनली बीओपी अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं, जिनमें ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ऑटोनॉमस आइटम्स, साथ ही साथ एकोमोडेटिंग आइटम्स या एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के तौर पर हम उन आइटम्स को कैटेगराइज कर रहे थे। दोनों ही टाइप ऑफ आइटम्स क्या हैं, दोनों के मीनिंग, दोनों से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एंड दोनों ही टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन सारे टॉपिक के साथ हमारा प्रीवियस क्लास फिनिश हुआ था। आज के क्लास में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम डिसइक्विलिब्रियम की बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसा कि नाम से सुनने में समझ में आता है, इट शुड बी बैलेंस। तो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, कुछ पर्टिकुलर वक्त के लिए आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस में दिखता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये आपके डिसइक्विलिब्रियम के स्टेट में ही नज़र आता है। तो डिसइक्विलिब्रियम बोलें इन बैलेंस ऑफ पेमेंट या डेफिशिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इसका क्या मतलब होगा और ये कब अराइज हो सकता है, इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इन तमाम बातों के साथ हमारा आज का क्लास होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जहाँ पे हम बात करेंगे डेफिशिट, जिसे हम डिसइक्विलिब्रियम in the balance of payment के तौर पर जानेंगे। तो डेफिशिट या डिसइक्विलिब्रियम, डेफिशिट का मतलब तो घाटा, कमी। तो इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि देयर इज़ लिटिल पॉसिबिलिटी फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बी इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। एक दिए हुए समय में बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन की अवस्था में रहे, इसकी संभावना जो है वो होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। लिटिल पॉसिबिलिटी आपको इसकी देखने को मिलेगी। सो डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री मीन्स, ये आपको देखने को मिल सकता है। और डिसइक्विलिब्रियम जब हम कहते हैं तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो दो बातें हैं, एक तो है कि कंट्री का जो रिसीट है और कंट्री का पेमेंट। मेन बात तो यही दो है बीओपी अकाउंट के बारे में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में जो हम कंट्री के रिसीट और पेमेंट की बातें करते हैं, ये दोनों अगर एक दूसरे के बराबर है तो दैट शुड बी कि बीओपी इज इन इक्विलिब्रियम। बट अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि रिसीट ज़्यादा हो, पेमेंट कम हो। दैट इज़ अ केस, ये हो सकता है। अगर रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट कम है, तो उस केस में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इस स्टेट में होगा तो इसको हम कहेंगे सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको हम कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। This is also a disequilibrium because both the terms of the balance of payment are not equals to each other, but still क्योंकि रिसीट ज़्यादा है, हमने जो पैसा रिसीव किया है फ्रॉम द अब्रॉड वो ज़्यादा है, और जो पेमेंट हमने करना है टू द अब्रॉड वो कम है। तो इस तरह के बीओपी को हम सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही रहे। पॉसिबल है कि जो रिसीट है वो आपका कम हो जाए पेमेंट से। हो सकता है कि पेमेंट ज़्यादा हो और रिसीट कम हो जाए, ये भी संभव है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का एक दूसरे के बराबर ना होना। तो बराबर नहीं होने में रिसीट ज़्यादा हो सकता है, पेमेंट कम हो सकता है, या पेमेंट ज़्यादा हो सकता है, रिसीट कम हो सकता है। तो अगर पेमेंट ज़्यादा है, रिसीट कम है, तो इसको हम कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज कॉल्ड डेफिशिट, घाटा।
जब आपको फॉरेन कंट्रीज़ को या अब्रॉड को पेमेंट ज़्यादा करना हो और वहाँ से हम रिसीव कम कर रहे हो पैसा, तो दिस इज़ कॉल्ड डेफिशिट। एंड ये डेफिशिट और सरप्लस जो आपको देखने को मिलेगा इस फॉर्म में, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का अगर दिखता है, या तो सरप्लस है बीओपी या तो डेफिशिट है, सो दिस इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी को हम डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानेंगे। अब है कि एक सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, क्या डिसइक्विलिब्रियम के तौर पर जो सरप्लस और डेफिशिट ये दो टाइप का हो सकता है, तो क्या ये दोनों ही बुरा है? कंट्री के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें या कंट्री के फेवर में बात करें, तो क्या दोनों ही स्टेट, सरप्लस का भी और डेफिशिट का भी, ये दोनों ही स्टेट कंट्री के फेवर में नहीं होगा? तो ऐसी बात नहीं है। सरप्लस अगर होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। डिसइक्विलिब्रियम है, लेकिन डिसइक्विलिब्रियम हमेशा होना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। ज़्यादा पैसा आ गया तुम्हारे पास, खर्चा कम हुआ, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर खर्चा ज़्यादा हो गया और पैसे कम आए तो ये ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक उसी प्रकार कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं हम, और कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं कह रही हूँ अगर सरप्लस होता है तो ये कंट्री के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होता है। लेकिन अगर डेफिशिट होता है, अगर डेफिशिट होता है तो इसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। तो प्रॉब्लम का सिचुएशन आपको तब देखने को मिलेगा जब किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट होगा, घाटा होगा, न कि सरप्लस में। सरप्लस इज अ गुड सिचुएशन, ओके, ये एक अच्छा सिचुएशन है। बट अगर डेफिशिट है इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, सो इट पोजेसेस अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, इट पोजेसेस अ प्रॉब्लम फॉर अ कंट्री और अ नेशन। तो इस सिचुएशन को अब कैसे हम डिफाइन करें? डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, ये आपका कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं? बात तो आपको समझ में आ ही रही है कि पेमेंट ज़्यादा हो गया है और रिसीट कम है। बट स्टिल अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि जो कंट्री में, जो एक पर्टिकुलर कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कोई भी रैंडम, तो उस कंट्री में जितना इनफ्लो है ऑफ फॉरेन कैपिटल का, अगर वो घट जाए और जो आउटफ्लो है फॉरेन कैपिटल का अगर वो बढ़ जाए, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे डेफिशिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। वाई द इनफ्लो एंड द आउटफ्लो टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब the meaning of deficit in the balance of payment? Because balance of payment is related to all the economic transactions of a country in a particular time period. तो जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल के तौर पर कह सकते हैं, लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जिसको आप कहें कि इट अराइजेज व्हेन टोटल इनफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर लेस दैन टोटल आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। दिस is called deficit in the balance of payment. What I said, inflow of foreign reserves, not the reserve, foreign capital, और इन सब को हम कहाँ से मेजर करेंगे? तो ये सब आपके ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वाले टर्म्स हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस तो अब शुरू होगा ना, जब आपका डेफिशिट हो गया है। तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस के तौर पर जितना भी इनफ्लो है, अगर ये इनफ्लो लेस देन होता है, कम होता है, किससे? तो आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन कैपिटल से। या आप इसको बोलें फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा, है ना?
आपके देश के रिस्पेक्ट में, जितने भी अदर कंट्रीज का है, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज. सो व्हेन द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शुड बी इज ग्रेटर देन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज in case of autonomous transaction, this situation leads deficit in the balance of payment account. इसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का घाटा बुलाएंगे. यही है घाटे की स्थिति. अब बात करते हैं कि अगर ये स्थिति उत्पन्न हो ही गई है तो अब क्या. पहली बात कि ये स्थिति तो उत्पन्न हो गई, अब इसको ठीक करना होगा. इसके उपाय में तो हम लोगों ने देखा हुआ है कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस का जो भी डेफिशिट और सरप्लस का सिचुएशन है, इसी को हम ठीक करने के लिए एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं. तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस करके हम इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं. बट नाउ द टर्म इज कि ये जो आपको दिस इज द उपाय, दिस इज द मेजर, कैसे इसको ठीक किया जाएगा. तो उपाय है ये एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करके ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में हुआ अराइज हो रखा प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू द डेफिशिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी बैलेंस्ड. अब है कि ये अराइज क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज. आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डिसइक्विलिब्रियम के तौर पर डेफिशिट देखने को मिलेगा. तो ये क्यों, ये कैसे, कब, तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. कॉजेज़ हैं आपके डेफिशिट इन द बीओपी के, और उनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो टर्म है ये कंप्लीट हो जाए. तो बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ डेफिशिट इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में घाटे के कारण बताएं. तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर. देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं घाटे के. उन तमाम रीज़न में से हम पहला जो कारण है वो डिस्कस करेंगे, एंड दैट रीज़न इज इकोनॉमिक फैक्टर. नाउ कम टू द पॉइंट कि इकोनॉमिक फैक्टर्स होते क्या क्या हैं, किसको किसको हम इकोनॉमिक फैक्टर्स बुलाते हैं, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपको इसके अंदर बड़े सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. डेवलपमेंटल एक्टिविटीज. ओके, देखें जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है मेनली उन कंट्रीज, वो कंट्रीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं ऑन डेवलप्ड नेशंस. जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उन पे वो डिपेंड करती है. वाई? फॉर सप्लाई ऑफ मशीन्स, टेक्नोलॉजी एंड अदर इक्विपमेंट्स. तो इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा सप्लाई किया जाता है टू द डेवलपिंग नेशंस. तो डेवलपिंग नेशंस उन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं फॉर दिस सर्टन डिमांड और द सर्टन ज़रूरत जो भी है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में अराइज होती है. अब इससे क्या होता है कि दिस लीड्स टू इंक्रीज लेवल्स ऑफ इम्पोर्ट. अब आपके देश में अगर ज़रूरत है मशीन्स की, टेक्नोलॉजी की, और आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हो, आप उसको मंगवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में, आपके देश में जो इम्पोर्ट है वो बढ़ेगा. इम्पोर्ट बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा और रिसीट के तौर पर पैसे कम आएंगे. तो सर्टेनली आपको ये देखने को मिलेगा कि जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उन नेशंस में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो डेफिशिट में रहता है, बिकॉज उन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक फैक्टर्स के तौर पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म की जाती है, जिसकी वजह से इंपोर्ट उनका ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है. और जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो आउटफ्लो जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो ज़्यादा होता है और इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट में चला जाता है. दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई अ कंट्री faces the problem related to the deficit in balance of payment. So the first point is developmental activities. Now the next point which included under the economic factor is high rate of inflation.
देखिए होता क्या है कि कंट्रीज़ जो हैं सर्टेनली समटाइम्स, अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन होगा और इन्फ्लेशन का रेट भी हाई होगा तो इस कंडीशन में जो फॉरेन गुड्स होंगे वो रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द डोमेस्टिक गुड्स, बिकॉज कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट हाई है। तो जब इन्फ्लेशन ज़्यादा है मतलब महंगाई ज़्यादा है, महंगाई अधिक है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंट्री में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो फॉरेन गुड्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे, कंपैरेटिवली सस्ते होंगे। और जब फॉरेन गुड्स सस्ते होंगे तो लोग जो हैं वो फॉरेन गुड्स को ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, कंट्री में इंपोर्ट जो होगा फॉरेन गुड्स का वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही इंपोर्ट बढ़ेगा पेमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट घट रहा है बिकॉज आपके कंट्री का इन्फ्लेशन रेट हाई है, तो आपके देश की वस्तु आपके लिए भी महंगी है और विदेशियों के लिए भी महंगी है, तो वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, खरीदना नहीं चाहेंगे, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के अंदर घट जाएगा, आउटफ्लो बढ़ जाएगा बिकॉज हमारे लिए विदेशी वस्तुएं सस्ती है तो हम वो खरीदेंगे। और इस तरह से आपके कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। So this is also another reason why a country faces a problem related to deficit in balance of payment. So the high rate of inflation. अगर domestic country में inflation का rate high है तो country का balance of payment account जो है वो deficit में जाना तय है। Now move on to the next point. And the next problem, the next reason is cyclical fluctuations. So cyclical fluctuations is related to the trade cycle जो हर कंट्री में होता है। So अगर cyclical fluctuations क्या है ज़रा इसके बारे में समझें। तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है, जिस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी इस तरह के सिचुएशन से गुजर रही है लाइक अ फेज ऑफ बूम, ठीक है, बूम, या देखो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होता क्या है, तो हर एक इकोनॉमी जो है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी इकोनॉमी बहुत अच्छे पीक पे होता है, कभी बूम की स्थिति में है, कभी वो रिसेशन के कंडीशन में चला जाता है, कभी डिप्रेशन के कंडीशन में चला जाता है। तो इकोनॉमी में ये फ्लक्चुएशंस ना एक साइकिल के तौर पर होते रहते हैं। कभी भी कोई भी इकोनॉमी अच्छे सिचुएशन में नहीं बना रह सकता है और ना ही बुरे सिचुएशन में बना रह सकता है। स्थिति में सुधार आना लाजमी है, होगा ही, और स्थिति अगर अच्छी है तो उसमें गड़बड़ियाँ आनी भी नेसेसरी है, वो भी आएंगी ही। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, ठीक है, जो मैंने आपको नॉर्मल भाषा में बता दिया शॉर्ट में। अब ये जो फ्लक्चुएशंस है, इसी के तहत अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है अगर वहाँ पे बूम की स्थिति है, ठीक, तो इस कंडीशन में डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होगा वो अनेबल होगा टू सेटिस्फाई द डिमांड। बूम की स्थिति मतलब चारों तरफ डिमांड इज़ वेरी हाई, लोगों के पास पैसा बहुत है, परचेजिंग कैपेसिटी उनकी बहुत अधिक है, तो लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा है तो वो डिमांड करेंगे। जब पीपल डिमांड बढ़ाएंगे तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी उतनी ना बढ़ पाए जितनी कि लोगों ने डिमांड कर रखी हो, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन अनेबल होगा लोगों के डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, डोमेस्टिक डिमांड को पर्टिकुलरली सेटिस्फाई करने के लिए। इस कंडीशन में इकोनॉमी जो होगा वो इंपोर्ट बढ़ाएगा। लाइक अगर आपके पास ही पैसा आता है तो आप कोई सामान ढूंढ रहे हैं, आपके देश में वो नहीं उपलब्ध है, तो आप उसको फॉरेन कंट्री जहाँ से भी वो अवेलेबल है आप उसको वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में नहीं हैं, अवेलेबल यहाँ नहीं बनते हैं, हम उसको फॉरेन से मंगवाते हैं, भले हम उसके लिए ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं लेकिन हम मंगवाते हैं। तो सेम यही सिचुएशन है, अगर साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस में बूम की स्थिति है तो लोग वहाँ पे अपने डिमांड को बढ़ा देते हैं। जब पीपल अपने डिमांड को बढ़ाते हैं तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमेशा डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सके ऐसा नहीं हो पाता। इस स्थिति में जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक कंट्री में
काफ़ी बढ़ने लगते हैं, यानी इंपोर्ट बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे इंपोर्ट बढ़ता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल बढ़ जाता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल घट जाता है, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट अराइज हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अनदर रीजन विच इंक्लूडेड अंडर द इकोनॉमिक फैक्टर। ये जितने भी फैक्टर्स हम यहाँ लिख रहे हैं ये सब के सब इकोनॉमिक फैक्टर्स का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इकोनॉमिक फैक्टर में ही आएगा, दैट इज चेंज इन डिमांड। डिमांड में अगर चेंजेस आते हैं, ठीक है, अब किस डिमांड में, ऑब्वियस ही बात है डोमेस्टिक डिमांड जो है इकोनॉमी का, तो कंट्री के गुड्स के डिमांड में अगर कमी आती है फॉरेन मार्केट्स में, ठीक है, अगर हमारे देश सपोज इंडिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडियन प्रोडक्ट्स विदेशी बाज़ारों में जाते हैं बिकने के लिए और विदेशी प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में आते हैं बिकने के लिए। उस कंडीशन में अगर हमारा डिमांड चेंज हो जाता है, ये हम दोनों तरह से देख सकते हैं। पहला कंडीशन कि अगर इंडियन प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेन मार्केट्स में जा रहे हैं बिकने को, अगर विदेशियों का डिमांड बदल जाता है, उनको अब इंडियन गुड्स जो हैं वो उतने पसंद नहीं आ रहे जितने कि पहले थे, तो उस कंडीशन में एक्सपोर्ट घटेगा इकोनॉमी का, एक्सपोर्ट कम होगा, यानी कि इनफ्लो जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो घटेगा। और अगर चेंज, ये एक रीज़न हुआ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक उसी तरह से अगर डोमेस्टिक पीपल जो हैं, डोमेस्टिक कंट्री में लोगों का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, फॉरेन गुड्स का डिमांड अगर बढ़ जाता है इन द डोमेस्टिक कंट्री, तो उससे इंपोर्ट बढ़ जाएगा, और अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ते हैं तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, और अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज घटता है तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज घटता है, और इन सब का कॉन्सिक्वेंस हमें ये देखने को मिलेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो घाटे में चला जाएगा। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो चेंज इन डिमांड भी है, और अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को, अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो भी ये कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा। सो दिस इज द पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अनदर इकोनॉमिक फैक्टर इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये भी एक अगला कारण है, मुख्य कारण है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में घाटा जो है वो नज़र आता है, जिसकी वजह से हमारे या किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको डिसइक्विलिब्रियम दिखता है, दैट इज़ द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज? तो जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देखा था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में ही, कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ पर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ डिपेंड करते हैं, तो जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वो सर्विसेज भी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़, लाइक द गुड्स। जैसे वो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, मशीन है, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं और भी अदर इक्विपमेंट्स हैं, तो वो हो गए गुड्स, विजिबल ट्रेड, तो वो कर रहे हैं। सर्विसेज जो होते हैं वो भी कई वैरायटी के होते हैं, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जनरली जो सर्विसेज हैं उनको भी इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़। और जब वो ऐसा करते हैं तो सर्विसेज के बदले में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को उन देशों में जो विकसित देश हैं उनको हैवी अमाउंट में पेमेंट करना पड़ता है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी जो है वो उनको पे करना पड़ता है। और जब वो ज़्यादा पेमेंट करते हैं टू दी अदर कंट्रीज़ तो उन कंट्रीज़ में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा देखने को मिलता है, इनफ्लो कम होता है, बिकॉज दे आर अंडर डेवलप्ड, तो उनका एक्सपोर्ट भी कम होता है, गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, और इस तरह से कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे में जाने का एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है दैट इज़ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। और ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में चले जाने का रीज़न पहला इकोनॉमिक फैक्टर्स। आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, और जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं वो आप अपने शब्दों में, अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो। नाउ ये तो था पहला रीज़न, पहला फैक्टर। कम टू द सेकेंड फैक्टर, दैट इज
पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट में चले जाने के, और इसमें भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ लेंगे वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये फर्स्ट पॉइंट है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, तो अगर किसी डोमेस्टिक कंट्री के केस में बात करते हैं, तो डोमेस्टिक कंट्री में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, राजनैतिक अस्थिरता देखने को मिलती है, तो उस स्थिति में कंट्रीज़ में जो कैपिटल आउटफ्लोज हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो कैपिटल इनफ्लोज है, फॉरेन फंड्स हो गया, वो सब आपको कम आता हुआ दिखेगा। क्योंकि सरकारी जो व्यवस्था है वही अव्यवस्थित है, तो पैसा ज़्यादा चला जाता है बाहर, और जो विदेशों से पैसा आना होता है वो कम आता है। तो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो घटता है और आउटफ्लो बढ़ता है। क्यों? अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है देश में तो, और जिसकी वजह से आप देखोगे कि फर्दर आपको डिसइक्विलिब्रियम अराइज होता हुआ नजर आएगा इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम का एक इम्पॉर्टेंट रीजन इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में चला जाएगा, पहला। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आप रिलेट कर सकते हैं कि सरकार बार बार बदल रही है, ठीक है, तो वो भी एक इंस्टेबिलिटी का रीज़न है। एंड पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस में भी अगर राजनीतिक रूप से देश में किसी तरह का कोई विवाद हो या किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा हो, तो वो भी कहीं ना कहीं कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अच्छा नहीं है। फ्रीक्वेंट चेंजेस अगर गवर्नमेंट में हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, बार बार सरकार बदल रही है, सरकार गिर रही है, फिर नई सरकार बन रही है, फिर वो हट रही है, तो ये एक डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहा है देश में। और अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट के चेंज होने से उनकी पॉलिसीज़, उनके हर तरह के रोल जो देश को चलाने में उनके द्वारा निभाए जाते हैं वो भी बार बार बदलेंगे, और ऐसा होने से जो आउटफ्लो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। सरकार पे, चूँकि कंट्री का एक मेजर पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेक्टर पर खर्चा होता है, तो अगर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, इंस्टेबिलिटी है, तो इन सब से जो कंट्री का पेमेंट है, जो पैसा है, वो ज़्यादा खर्चा होगा, एंड जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो कम से कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो गैप आ जाएगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, उसकी वजह से आपको डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट देखने को मिलेगा। सो पॉलिटिकल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे में चले जाने के पीछे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर विच इज द अनदर फैक्टर, दैट इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे का जिम्मेदार होता है। सोशल फैक्टर में हम सबसे पहले लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सोशल फैक्टर, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब समझा दूं आपको, तो जैसे आप देखा देखी में जो काम करते हैं, ठीक है, हमने कुछ देखा फॉरेनर्स को किसी खास तरह के कपड़े यूज़ करते हुए, तो हमने भी उन्हीं कपड़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया, या कोई पर्टिकुलर फूड हैबिट हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हो सकता है, सर्विस हो सकता है। सो जब आप इन्फ्लुएंस होते हो अपने आसपास के वातावरण को देख करके, आप प्रभावित हो जाते हैं और उसी तरह से बिहेव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल फैक्टर। अब अगर लोग डेवलपिंग, खास करके अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है, जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं एडवांस्ड कंट्रीज़ के, डेवलप्ड कंट्रीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो स्टार्ट कर देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के कल्चर को, हैबिट्स को अडॉप्ट करना। और जब वो ऐसा करने लगते हैं तो उनका जो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है वो चेंज होने लगता है, जिससे कि कंट्री में इंपोर्ट बढ़ने लगता है, एक्सपोर्ट कम होने लगता है, बिकॉज फोकस चेंज हो जाता है। फोकस रहता है कि जैसा वो इस्तेमाल कर रहे हैं गुड्स, हम भी वैसा इस्तेमाल करें, तो प्रोडक्शन पर फोकस हटकर कंजम्पशन पर फोकस चला जाता है, जिससे कि इंपोर्ट बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, और कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट
डेफिशिट में चला जाता है। सो सोशल फैक्टर के तौर पर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे में जाने के पीछे। नाउ नेक्स्ट इज चेंजेस इन, अगला फैक्टर है चेंजेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, फैशन, ट्रेंड, ETC। अगर लोगों का टेस्ट, उनके चॉइसेस, उनका प्रेफरेंसेस जो है और उनके हैबिट्स जो हैं, अगर ये सारी चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं और अनफेवरेबल चेंज नज़र आता है, अनफेवरेबल चेंज का मतलब हो गया कि कंट्री में कुछ इस तरह का चेंज आएगा कि लोगों का जो फोकस रहेगा वो रहेगा अब हमें फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है कंपेयर टू द डोमेस्टिक गुड्स। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ टाइम कि लोग जो हैं जैसे इंडिया में लोग काफ़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं विदेशी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पे ये हमारे कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिशिट का एक रीज़न बनता है, बिकॉज जब आप अपने फोकस को चेंज करते हैं तो फोकस शिफ्ट हो गया ना। अब आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन या डोमेस्टिक गुड्स को अब आप चॉइस ना करके फॉरेन गुड्स का चॉइस कर रहे हैं। तो जब आप फॉरेन गुड्स खरीदोगे तो आपके पैसे भी विदेशों में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके पैसे विदेशों में जा रहे हैं और अब आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो या आपका फोकस ही नहीं है कि हमें चीज़ें बेहतर बनानी है कि हम बेचें, आपका फोकस है कि हमें खरीदना है फॉरेन गुड्स, तो उस कंडीशन में जो आउटफ्लो रहेगा, चूँकि आप खरीद रहे हो तो आप पेमेंट करोगे, इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट करोगे, तो जो आउटफ्लो होगा फॉरेन कैपिटल का या फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ेगा। और चूँकि आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो या आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो आपका रिसीट कम होगा, तो इनफ्लो जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो कम हो जाएगा और इस तरह से कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटे में चला जाएगा। नाउ दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द रीजंस व्हाई अ कंट्री फेसेस अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे फिनिश होता है और इस टॉपिक के फिनिश होने के साथ साथ हमारा जो चैप्टर 2 था विच इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ यूनिट 10 ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ आवर लास्ट यूनिट ऑफ द सिलेबस ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स। इसके साथ हमारा होल सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आप सबका काम है डिटेल में इन सारे टॉपिक को एक बार ज़रूर आप पढ़ लें। एक ही बार आप पढ़ेंगे आपको बातें जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। सारे टर्म्स एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे अगर आपके कुछ क्वेरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसका सल्यूशन आपको वहाँ पे बताऊँगी। थैंक यू।